इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड जो PbR5 है। अब देखिए PCl5 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d था और उसका डाइमर जो है वो P2Cl10 था, जिसके कैटियोनिक पार्ट और एनोनिक पार्ट के हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग थे। कैटियोनिक पार्ट का PCl4+ जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp3 था और जो PCl6- था वो sp3d2 था। लेकिन PCl5 और PbR5 में बहुत फर्क है। सबसे पहले PbR5 जो है वो डाइमर फॉर्म में नहीं है। सॉलिड स्टेट में ये PbR5 है लेकिन आयनिक है। इसके बाद एक और यहाँ पे ब्रोमाइड बनता है जो कि हेप्टाहाइड्राइड है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें 7th A के ग्रुप में, हैलोजेंस के ग्रुप में काम आएंगे। वो पॉइंट इससे रिलेटेड है PbR5 से। तो देखते हैं स्ट्रक्चर PbR5 का क्या है। यहां पे देखिए ये PbR5, ये जो PbR5 है वो येलो कलर का सॉलिड है। तो यहां पे पहला पॉइंट हो गया, येलो सॉलिड है और सॉलिड स्टेट में यह आयनिक भी है। तो यहां पे येलो हो गया, इसके बाद यह आयनिक है। तो आयनिक ऐसा नहीं कि P+ एंड Br4- हो गया, यह है PbR4 जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक Br- है। तो यहां पे आयनिक है, इसलिए इसको लिखते हैं PbR4+ और ये हो गया Br-। ये जो PbR4+ एंड Br- है ये आयनिक है और यहां पे ये कैटोनिक पार्ट और ये एनियोनिक पार्ट। तो क्वेश्चन रहता है कि हाइब्रिडाइजेशन इन कैटोनिक पार्ट और एनियोनिक पार्ट, इसलिए हम अलग से लिखेंगे। यहां पे कैटोनिक पार्ट क्या है हमारा PbR4+, तो ये जो है पॉजिटिव आयन हो गया। इसी तरह से एनियोनिक पार्ट जो है वो है Br-। अभी देखिए यहां तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है फास्फोरस के लिए, लेकिन ये तो खुद Br- है। तो यहां पे दो चीजें आएंगी, ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और यहां पे हम लिखेंगे नो हाइब्रिडाइजेशन। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा नो हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका जो है स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए फास्फोरस और ये टेट्राहेड्रली जो है 4 ब्रोमीन इससे अटैच्ड हैं, ये इस तरह से, और चार्ज इसके ऊपर प्लस डालेंगे, Br- डालेंगे। तो यहां आपको दिख रहा है कि जो फास्फोरस है सिर्फ ये हाइब्रिडाइज्ड है और यहां पे Br नो हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि ये आयनिक है या कोवेलेंट है। सेकंड, इसके कैटोनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एनियोनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब यदि मान लिए हम 100 डिग्री सेल्सियस ले लें, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये आयोनाइज होता है। अब यदि PbR5 को 100 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करें तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। देखते हैं कैसे। ये देखिए PbR5 है और यहां पे हम जो है इसको कंप्लीट डिसोसिएट कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हो जाता है PbR3 + Br2, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ब्रोमीन। अब ये देखिए साइन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ले क्लियर प्रिंसिपल जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि यदि हम प्रोडक्ट ऐड कर दें तो रिवर्सिबल रिएक्शन में वो बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा। इसका मतलब यदि इनक्लोज्ड कंटेनर में ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है और हम चाहते हैं कि ये बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करे, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ब्रोमीन। अब यदि मान लिए कि ब्रोमीन वेपर को हम ऐड कर दें तो यहां एक कॉम्प्लिकेशन आता है जिसकी वजह से हमें PbR5 मिलता ही नहीं है। देखते हैं क्या होता है जब हम ये Br2 हम ऐड करेंगे। तो देखिए ये जो PbR3 है ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर लेता है और यहां पे एक दूसरा ब्रोमाइड बनता है जो कि हेप्टाहाइड्राइड होता है, क्योंकि
PbR3 के टेंडेंसी है कि बस ब्रोमीन मिले और ये जो है नेक्स्ट हाइड्राइड बना ले, क्योंकि यहाँ एक्सपेंशन और हो सकता है फास्फोरस के केस में। वैकेंट d ऑर्बिटल हमारे पास हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे when it is cooled to 15 Kelvin, when it is cooled to 15 Kelvin, then heptabromide is formed. अब रिवर्सिबल रिएक्शन में हम तो सोच रहे थे कि PbR5 बन जाएगा, लेकिन PbR5 नहीं बना। तो बना क्या यहाँ पे, ये देखिए, ये PbR3 था, हमने यहाँ पे Br2 ऐड कर दिया, ये 2 टाइम्स Br2 होता है और ये होता है PbR7। ये जो PbR7 है इसका भी स्ट्रक्चर हमें देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हैलोजेंस का जो इंटर हैलोजन जो आयंस बनते हैं वहाँ का एक एग्जाम्पल ये PbR7 है। तो जब यहाँ आ चुका है तो इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो PbR7 है, PbR7, इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो देखिए कैसा है। ये होता है PbR4, ये हो गया प्लस, और ये होता है Br3 माइनस। इसका मतलब ये जो है फास्फोरस हेप्टाब्रोमाइड, इसका नाम है फास्फोरस हेप्टाब्रोमाइड। अब ये देखिए, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड की वजह से ये बना है, इसलिए भी इसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। तो यहाँ पे फास्फोरस हेप्टाब्रोमाइड बना। ये फास्फोरस हेप्टाब्रोमाइड में पॉजिटिव आयन भी है और निगेटिव आयन भी है, और दोनों ही हाइब्रिडाइज्ड है। तो क्या होगा इनका ज्योमेट्री, क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, वो भी हमें देखना जरूरी है। हाइब्रिडाइजेशन के पहले एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें PbR7 बनता है। यदि हम PbR5 और ब्रोमीन, ये जो ब्रोमीन लिक्विड है, ये दोनों लेकर और इसको हम सब्लिमेशन के लिए छोड़ दें तो लिक्विड तो वेपर बनेगा ही, लेकिन PbR5 जो है वो तो सॉलिड है। तो जब इसका सब्लिमेशन होता है तो यहाँ पे PbR7 बनता है। तो यहाँ पे PbR5 प्लस ब्रोमीन, ये तो लिक्विड है लेकिन ये तो सॉलिड है, और यहां से सब्लिमेशन हो रहा है। अब यहां से बन जाता है PbR7। अब ये देखिए, PbR7 जो बना, इसके अंदर ही जो है दो आयन है, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन। तो अब यहां पे हम लिखेंगे PbR7, और इसमें हम देखेंगे PbR4, ये जो है ये पॉजिटिव आयन है, और Br3 ये निगेटिव आयन है। इस तरह का आपने I3 माइनस भी देखा होगा। जब Ki और I2 को हम मिक्स करते हैं, आयोडीन सॉलिड और Ki एक्वस, तो उसमें जो है Ki3 बनता है, जहां पे K पॉजिटिव एंड I3 माइनस बनता है। तो उसी तरह से ये Br3 माइनस है, ये इंटर हैलोजन आयंस हैं ये। तो अब यहां पे हम देखेंगे, ये जो PbR4 है, PbR4 प्लस यहां पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और इसके बाद जो Br3 माइनस है, Br3 माइनस, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। ये तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में लिया ही है कि Br3 माइनस में sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और ये लीनियर होता है। यहां पे ये देखिए, ये PbR4 हो गया और यहां से ये प्लस हो गया। अब यहां पे जो दूसरा आयन है, ये Br, 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 ये माइनस है। तो यहां पे आपको याद रखना है sp3d हाइब्रिडाइजेशन है यहां पे, और यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये Br3 माइनस का जो है वो भी मैं स्ट्रक्चर आपको देता हूं, इसको आप नोट कीजिए पहले। अब देखिए किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन Br3 माइनस में निकालेंगे। जो ब्रोमीन है, जो सेंट्रल एटम है, देखिए 3 ब्रोमीन है, तो एक सेंट्रल एटम हो गया और 2 उससे जो है बॉन्डेड होंगे। अब ब्रोमीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पे Br माइनस है,
तो यदि हम Br माइनस लेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अब देखिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो इसके खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए ये हो गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास ब्रोमीन तो सिर्फ 2 ही है, तो एक ब्रोमीन इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड होगा, एक इससे बॉन्डेड होगा। तो अब आप देखिए यहां से एक लोन पेयर हो गया, ये दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर। तो हमारे पास 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड की वजह से 2 बॉन्ड पेयर है। तो यहां पे हम लिख देंगे बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3 है। तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों मिलाकर, तो ये हो जाएगा 5, और 5 की वजह से हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अब यदि मान लीजिए sp3d है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहां पे ये देखिए ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमने बना दिया, और ये एक ब्रोमीन हो गया जो सेंटर में है। जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो लोन पेयर जो हैं वो जाते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी के लिए जो रिपल्सन है उसको हम मिनिमाइज करते हैं। ब्रोमीन और यहां पे 3 लोन पेयर, तो ब्रोमीन सेंटर में आ गया, ये 2 लोन पेयर, ये 3 लोन पेयर हो गया। देखिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास 6 का जो है अकाउंट बिल्कुल मेंटेन है। यहाँ पे 3 जो है लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले गए। अब यहां से एक बॉन्ड बनेगा, यहां से एक बॉन्ड बनेगा। ये देखिए मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ये इसको आप ये मान के चलिए कि यहां पे इस तरह से ब्रोमीन के 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो अब इस तरह से करेंगे, और एक ब्रोमीन ऊपर हो गया और दूसरा ब्रोमीन नीचे हो गया, और इस Br के ऊपर माइनस चार्ज है क्योंकि वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो है लीनियर मॉलिक आयन हो गया Br Br Br, और यहां पे हमें 3 लोन पेयर बताना है, तो चलिए हम ऐसा बता देते हैं, 2 लोन पेयर, ये 3 लोन पेयर, इस तरह से करके जो है तो लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। तो जब हम लेते हैं PbR4+, तो ये होता है टेट्राहेड्रल, और जो Br3- है ये हो जाता है लीनियर। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि PCl5 PbR5 में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गए और क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये मेरे ख्याल से आपको PbR7 बिल्कुल क्लियर है, ये PbR4+ टेट्राहेड्रल, और ये हो गया लीनियर। इस तरह से इसको आप नोट कीजिए। ये देखिए मैंने सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हैं। ये PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वेपर फेज में इस तरह से था ये PCl5, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, और ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये मानो कि ये जो PCl5 ये तो वेपर फेज में है, लेकिन जब सॉलिड स्टेट होता है तो ये आयनिक होता है, और आयनिक में PCl4+ एंड PCl6- का कॉम्बिनेशन होता है। तो PCl4+ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और PCl6- में हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। ये जो है टेट्राहेड्रल है, और ये जो है ऑक्टाहेड्रल है, तो इसको हम लिख देंगे ऑक्टाहेड्रल। उसी तरह से जब हम PbR4, अच्छा अब ये देखिए ये तो सॉलिड स्टेट हो गया। जब हम PbR5 लेते हैं आयनिक में, तो वहां पे होता है PbR4+, और राइट साइड में होता है सिर्फ Br-, लेकिन PbR7 में ये पॉजिटिव आयन होता है और ये निगेटिव आयन होता है। तो अलग अलग मैंने सारे आयंस को मैंने दिया है आपको। अब यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और जब sp3 है तो ये हो गया टेट्राहेड्रल, और Br3- में यहाँ पे जो है ये लीनियर है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d ही है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे लीनियर। तो इस तरह से जो है अलग अलग आयंस के जो है चार्जेस और शेप मैंने दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाइड्रोलिसिस ऑफ पेंटाहेलाइड्स। ये जितने भी पेंटाहेलाइड्स देखें उसको वाटर में डिसॉल्व करने से क्या प्रोडक्ट होता है वो देखेंगे।